मेरे पापा मेरी शादी फिक्स करने का प्लान बना रहे थे और वो लड़की सोफिया थी। तब उसने खुद से कहा था, तो क्या हुआ अगर सोफिया। हर चीज में उससे आगे है। जिस आदमी से सोफिया की शादी होनी थी, वो उसका डिवोटेड पिछलग्गू था। उसे सोफिया दिखती ही नहीं थी। जब भी वो इस बारे में सोचती, उसे बहुत खुशी होती। इतना सब सहने के बाद ये एक ऐसी जीत लगती थी जो उसे बचा सकती थी। लेकिन अब मैं दूर चला गया हूं और मेरा पूरा ध्यान सोफिया पर है। एला अपनी बेचैनी छुपा नहीं पाती। ब्री रायन के पास खड़ी है। वो मुझे स्टैंड्स में बैठते हुए देखती है। मैंने पानी खरीदा और अपने आसपास के बाकी लड़कों के साथ शेयर किया। उनमें से कुछ ने मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई की थी, लेकिन हम एक क्लास में नहीं हैं, तो ये सब चलता रहता है। अब जब उन्होंने सच में मेरे आसपास वक्त बिताया है, तो उन्हें लगने लगा है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं। वो पानी ले लेते हैं। उनके चेहरे नरम पड़ जाते हैं। ब्री रायन की तरफ झुकती है। क्या वो लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है? रायन कंधे उचकाता है। सोफिया यहाँ है। वो शायद शो ऑफ करना चाहता है। ब्री रायन को हैरानी से देखती है। तुम्हारा मतलब है वो सच में सोफिया के पीछे जाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो पागल हो गया है? सोफिया, उसकी गर्लफ्रेंड, प्लीज, उस जैसे को कौन चाहेगा? इन सब के बाद मैंने कभी किसी को इस तरह से खुलेआम दिखावा करते नहीं देखा। हे एंडी, मैंने अभी लिली को उससे बात करते देखा। क्या उसे हर वो लड़की पसंद है जो ठीक ठाक दिखती है? रायन सांस लेता है। उसके पास पैसे हैं। वो यहाँ पढ़ने नहीं आया है। सच कहूं तो वो थोड़ा दयनीय है। अगर उसके पेरेंट्स उसे कंट्रोल में रखते तो हालात शायद अलग होते। ब्री ताना मारती है। दयनीय? तुम बस बहुत अच्छे हो। हमेशा सबके लिए बहाने बनाते हो। ब्री अब सिर्फ मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करती है। मेरे मुंह पर एक शब्द नहीं। गर्ल्स। टेनिस मैच शुरू हो जाता है। मैं ध्यान से देखता हूँ। आज का मैच शुरू से ही बहुत ब्रूटल है। लिली और एला दोनों को पहले ही कुछ मिनट्स में येलो कार्ड्स मिल जाते हैं, जिससे भीड़ हैरान रह जाती है। आम हालात में मैचेस इतने हीटेड स्टार्ट नहीं होते। एला एक टारगेट के साथ आई थी, सोफिया। वो उसे हराने के लिए डिटर्मिन्ड है ताकि मैं फिर से उसकी तरफ देखूं। जरूरी नहीं कि वो मुझे चाहे, लेकिन मुझे उसे चाहने से रोकने की इजाजत नहीं है। वो साबित करना चाहती है कि वही प्यार के काबिल है। लेकिन लिली पता नहीं कहां से आई और सीधे उस पर हमला कर रही है। सोफिया के लिए ये मैच बहुत आसान है। वो अपने असली लेवल पर खेल भी नहीं रही है। योंगजुआन की स्कूल टीम स्ट्रांग है, लेकिन सोफिया उनके मुकाबले भी एक अलग ही लीग में है। कुछ सॉलिड शॉट्स के बाद वो आराम से खेलने लगती है। मैं चुपचाप बैठकर उसे देखता हूँ। उसकी पूरी एनर्जी बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। एला जीतने के लिए स्ट्रगल कर रही है और उसे कोई मौका नहीं मिल रहा। वहीं सोफिया ऐसी लग रही है जैसे वो यहाँ मजे करने आई हो। हाफ टाइम पर प्लेयर्स का रेस्ट एरिया ठीक वहां है जहां मैं बैठा हूं। सोफिया लिली को देखती है। तुम आज काफी अग्रेसिव हो। उसने नोटिस किया है कि लिली एला पर टारगेट कर रही है। ये उसकी आदत नहीं है। किसी लड़के ने मुझे बदसूरत कहा, लिली कहती है। मुझे एक शो दिखाना होगा। उसे समझाना होगा कि मैं क्या कर सकती हूं। सोफिया ये सुनती है, चुपचाप इसे अपने दिमाग में रखती है और कुछ नहीं कहती। लिली अपना पानी खत्म करती है और घूमती है। वो मुझे स्टैंड्स में देखती है। वो मुस्कुराती है और जोर से कहती है, कैसा लगा? काफी बैडएस था ना? तुम्हारी लड़की एला को मैंने हरा दिया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, सोफिया उसकी तरफ देखती है। लिली को नहीं पता क्यों, लेकिन अचानक उसकी गर्दन के पीछे ठंडक महसूस होती है, उसकी लगातार एनर्जी के मुकाबले। मैंने नोटिस किया कि सोफिया मेरी तरफ बहुत कम उत्साह दिखा रही थी, जैसे अभी। लिली मेरी तरफ मुड़कर देखी, लेकिन सोफिया बस वहीं बैठी रही। वो हमेशा से रिजर्व्ड रही है। उसे शायद ऐसे माहौल में सबके ध्यान का केंद्र बनना पसंद नहीं है। लेकिन वो जितना पीछे हटती है, मुझे वो उतनी ही दिलचस्प लगती है। मैं मुस्कुराता हूँ और जोर से कहता हूँ, सोफिया, तुम कमाल की थी। वहां लिली मुझे सोफिया को आवाज लगाते सुनती है और मुंह बनाती है। वो सोफिया की तरफ झुकती है। मेरा आदमी जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हमारी उस दिन थोड़ी बहस हो गई थी और वो अभी भी नाराज है। सोफिया लिली की तरफ देखती है। ऐसा है क्या? वो मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखती, लेकिन ध्यान से देखो, उसके कान साफ तौर पर लाल हो गए हैं। सेकेंड हाफ में सोफिया पूरे फोकस के साथ खेलती है। फर्स्ट हाफ में एला और लिली के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन सेकेंड हाफ में कोर्ट पर सोफिया के आने के बाद एला एक भी शॉट रिटर्न नहीं कर पाती। मैच एक तरफा जीत के साथ खत्म होता है। मिंगुआ बुरी तरह हारता है और जिसे सबसे बड़ा झटका लगता है वो एला है।
काफी लंबे समय तक लोग योंगचुआन की सोफिया और मिंगवा की एला के बारे में बातें करते थे। एक ही सांस में आम राय ये थी कि वो दोनों लगभग बराबर हैं। आज का मैच ये साफ कर देता है। हर उस मायने में जो जरूरी है, एला सोफिया का मुकाबला नहीं कर सकती। जब भी सोफिया स्कोर करती है, मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। मैं मुश्किल से अपनी सीट पर बैठ पाता हूँ। पहले मैंने कभी सोफिया पर सच में ध्यान नहीं दिया। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो असल में क्या कर सकती है। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मैं सच में अंधा था। रायन और ब्री ने एला का हौसला बढ़ाने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा किया था। अब वो चुपचाप बैठे हैं। कहने को कुछ नहीं बचा। मेरा सेक्शन सोफिया के फैन से भरा हुआ है। मेरे आसपास हर कोई खुशी से झूम रहा है। और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। मेरी नजरें सोफिया पर टिकी हैं। मैं प्रैक्टिकली धीमी आवाज में चिल्ला रहा हूं। ब्री बड़बड़ाती है। क्या उसे याद भी है कि वो किस स्कूल में पढ़ता है? शुक्र है सोफिया उसे मुड़कर भी नहीं देखेगी, वरना ये देखने में बहुत घिनौना होता। ये शब्द ब्री के मुंह से मुश्किल से निकले ही थे कि सोफिया कोर्ट से बाहर स्टैंड्स की तरफ आती है और ठीक मेरे सामने रुक जाती है। जैसे ही वो आती है, मेरे आसपास के लड़के रिएक्ट कर रहे हैं। मैं उसे देखता हूं। तुम कमाल की हो, सोफिया कहती है। पानी। उसकी आवाज एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है, सॉफ्ट और स्मूथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान हर मायने में इतना बेहतरीन हो सकता है और उस पर उसकी आवाज भी ऐसी हो। उसके सबसे करीब खड़ा लड़का जल्दी से एक बोतल आगे बढ़ाता है, लेकिन सोफिया उसे नहीं लेती। वो मेरी तरफ देखती है। मैं एक बोतल उठाता हूँ और उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। तुम सच में कमाल की थी। मेरी आवाज सॉफ्ट निकलती है। वो कुछ आसान शब्द सोफिया के होंठों पर मुस्कान लाने के लिए काफी थे। मेरी नजरों के सामने वो बोतल झुकाती है और पानी पीती है। लिली, जो आकर शो ऑफ करने के लिए तैयार थी, ये सब बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। ये क्या हुआ? वो पूरा दिन उसे इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी और सोफिया ने आकर वो पल छीन लिया। इससे भी बड़ी बात, सोफिया ने कभी किसी लड़के में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। वो हमेशा मैचेस में अपना पानी खुद लाती है। वो कभी लड़कों से इंटरैक्ट नहीं करती। वो स्कूल में और हर जगह सबसे दूरी बनाए रखती है। और फिर भी अभी क्या सोफिया को सच में वो पसंद आ सकता है? ये ख्याल लिली को एक झटके की तरह लगता है। सोफिया पानी खत्म करती है और कहती है, मैं चेंज करने जा रही हूँ। स्कूल के बाद एक साथ घर चलते हैं। मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। जरूर। सोफिया मुड़ती है और वापस चली जाती है। लिली हैरानी से देखती रहती है। उसका जबड़ा गिरा हुआ है। सोफिया, तुम इसे जानती हो? सोफिया शांति से कहती है, मैं इसे चाहती हूँ। सब कह रहे हैं कि मुझे एक बड़ी उम्र की औरत ने पाला है और सोफिया ने अभी कहा कि वो मुझे चाहती है। वो शब्द चाहती है, कब से सोफिया को किसी को चाहने की जरूरत पड़ने लगी। आमतौर पर उसे बस थोड़ा सा इशारा करना होता है और कोई भी उसके साथ होने के लिए मरा जाता है। लिली को घूरते हुए देखकर सोफिया पूछती है, क्या इसे कोई प्रॉब्लम है? लिली को कोई प्रॉब्लम होने की हिम्मत नहीं है। उसने बस कभी नहीं सोचा था कि मैं वही हूं जिस पर सोफिया की नजर है। वो पूरा दिन मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी और पता चला कि वो सोफिया के आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। पहले सोफिया के सामने उसने जो कुछ भी कहा था, उसे याद करके लिली खुद को थप्पड़ मारना चाहती है। वो जल्दी से माफी मांगने लगती है। मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं उसके साथ ऐसा बिहेव कभी नहीं करती। तुम्हारे आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं। सोफिया का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। ठीक है, उसे वैसे भी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिली सच में कहना चाहती है, क्या ये जरूरी था? सोफिया को बिल्कुल सीरियस देखकर लिली पूछती है, तो तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? सोफिया जवाब देती है, उसे अभी तक मुझसे प्यार नहीं हुआ है। वो मेरी ट्यूटर है। हाँ, लेकिन सोफिया को शक है कि मैं सच में उसके प्यार में नहीं पड़ा हूँ। मैं पहले एला को पसंद करता था। शायद सोफिया बस कोई ऐसी इंसान है जिसे मैं एला को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो किसी तरह से मेरे काम आ सकती है, तो उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास रहना ही उसे खुश करने के लिए काफ़ी है। लिली सोफिया की बात सुनती है और पीछे स्टैंड्स में मुझे देखती है। मैं वहां खड़ा उसकी तरफ देख रहा हूँ। वो सब चीयरिंग जो मैंने की, लिली को लगा कि मैं बस सोफिया के लिए पागल हूँ। पता चला सोफिया है जो पीछे पड़ी है। इन सब के बीच में खड़े दोनों लोग बिल्कुल शांत हैं। बाकी सब अपनी सुनी हुई बातों से पागल हो रहे हैं। ग्रुप चैट मैसेजेस से भर जाता है। क्या सोफिया सच में जाक को पसंद करती है? कुछ देर पहले तक मैं एला का पिछलग्गू था। उसे मैं दिखता भी नहीं था। मैं नौकरों की तरह उसके काम करता था। दिन गुजरते गए और अब वो इंसान जो हर मायने में एला से बेहतर है, वो मेरे साथ जुड़ गई है। एला लॉकर रूम से कपड़े बदल कर निकलती है
उसका चेहरा उतरा हुआ है। वो मैच हार गई और जिसने उसे हराया वो सिर्फ जीती नहीं, उसने उसे बुरी तरह हरा गया। रायन और ब्री पीछे चल रहे हैं, कुछ दिलासा देने वाली बात कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शब्द नहीं मिल रहे हैं। वो भी उतने ही निराश हैं। एक पल पहले तक उन्हें पूरा यकीन था कि सोफिया जैसी लड़की मुझ में कभी दिलचस्पी नहीं ले सकती। फिर उन्होंने देखा कि वो खुद मेरे पास चलकर आई। ब्री कहती है, क्या सोफिया अंधी है? उसे उसमें दिलचस्पी कैसे हो सकती है? क्या उसे नहीं पता कि जैक कौन है? रायन का चेहरा पत्थर जैसा है। वो खुद से कहता था, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, एला हमेशा उसे ही चुनेगी। लेकिन आज सोफिया को मेरे साथ जुड़ते देख वो टूटने की कगार पर है। क्यों मेरे जैसा कोई जो पहले से ही अमीर है अब सोफिया जैसे किसी की पहुंच में है? शायद उन्होंने ठीक से कोशिश नहीं की। अगर उन्होंने आज सोफिया का हौसला बढ़ाया होता तो शायद हालात अलग होते। मैं जिम से बाहर निकलता हूँ। जो लड़के पहले मेरे साथ बैठे थे वो मेरी तरफ देखते हैं। जैक, तुम सोफिया को जानते हो? मैं आराम से हाँ में सिर हिलाता हूँ। क्या तुम दोनों साथ हो? इतने करीब थे कि इसे देख सकें। सोफिया जिस तरह से मुझे देख रही थी वो बिल्कुल साफ था। वो हैरान हुए बिना नहीं रह सकती। नहीं, मैं कहता हूं, हमारी सिर्फ मंगनी हुई है। मैं सोफिया के साथ अच्छे से पेश आता हूं, सच है, लेकिन वो ज्यादातर इस वजह से है कि मैंने पहले क्या झेला था। इस बार मैं सच में नहीं जानता कि मंगनी के अलावा वो मेरे बारे में क्या सोचती है। एला के साथ जो हुआ उसके बाद मैं ये सोचने की हिम्मत नहीं करता कि मैं किसी का पिछलग्गू बनने वाला नहीं हूं। उनके उत्सुक चेहरों को देखकर मैं आगे कहता हूं, हमारे परिवार एक दूसरे को जानते हैं, बस इतना ही। वो मुझे देखते हैं। तो तुम्हारा परिवार सच में अमीर है। हमने सोचा था, मैं बात घुमाता नहीं हूं, कि मुझे एक बड़ी उम्र की औरत पाल रही है। उनमें से कुछ गिल्टी लगते हैं। पोस्ट में यही लिखा था, कोई मुझे स्कूल से लेने आ रहा था। मैं हंसता हूँ। जो सोचना है सोचो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच नहीं है, और सच कहूं तो ये पूरी बात बस मजाकिया है, जैसे मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। मैं दूसरी क्लासेस के लड़कों को बाय कहता हूँ और अपनी क्लास की तरफ चला जाता हूँ। मैं अंदर आता हूँ और सब घूरने लगते हैं। मुझे अब तक इसकी आदत हो चुकी है। मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। आगे वाली डेस्क की लड़की मुड़ती है और सीधे मुझे घूरती है। उसके लहजे में ताना साफ झलक रहा है। हम मैच हार गए और तुम इस पर बिल्कुल खुश लग रहे हो। वो और एला एक ही टीम में है। मैं मुस्कुराता हूँ। तुम मैच हारे हो, मैं नहीं। मुझे सोफिया ने नोटिस किया, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? तुम खुद को बहुत खास समझ रहे होगे, वो कहती है। मैं धीरे से हंसता हूँ। क्या हुआ? बुरा लग रहा है कि उसने तुम्हें नोटिस नहीं किया? इससे उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो गुस्से में वापस घूम जाती है। थोड़ी देर बाद एला रायन और ब्री के साथ वापस आती है। एला अपनी सीट पर बैठ जाती है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ, एला का गुस्सा आसमान छू रहा है। सोफिया से हारने के बाद वो हमेशा ऐसी ही होती है। पहले मैं उसके साथ खड़ा होता था, उसका गुस्सा बांटता था। अब मुझे ये बस मजाकिया लगता है। एला की नजर मुझ पर पड़ती है। वो मुझे मुस्कुराते हुए देखती है और उसकी आंखें और ठंडी हो जाती हैं। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं कहता हूँ, तुम्हारी स्किल्स काफी नहीं थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एला मुझे वापस घूरती है। वो हार गई और एक लफ्ज दिलासे का देने के बजाय मैं यहाँ बैठकर उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। ये बात उसे चुभ जाती है। हर बार जब वो पहले सोफिया से हारती थी, मैं उसके लिए चीजें खरीदता, गिफ्ट्स लाता, उसे मनाता, उसे कहता कि वो हर मायने में सोफिया से बेहतर है। अब मैं ही इसे और बुरा बना रहा हूँ। बेल बजती है। मैं जल्दी से अपना सामान बांधता हूँ, खड़ा होता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। मुझे जाते हुए देखकर एला भी खड़ी हो जाती है। वो अपना सामान उठाती है और पीछे आती है। वो तेज चलती है। रायन उसके पीछे नहीं आ पाता। मैं मुश्किल से सीढ़ियों तक पहुंचा ही होता हूँ कि एला ठीक मेरे पीछे होती है, मेरा हाथ पकड़ लेती है। मैं मुड़ता हूँ और उसे देखता हूँ। तुम क्या कर रही हो एला? एला मुझे देखती है, आंखें लाल हैं। मैं रुक जाता हूँ। वो खुद को मुश्किल से संभाले हुए हैं। क्या तुम सच में सोफिया के साथ रहने का प्लान बना रहे हो? ये सवाल मुझे चौंका देता है। उसे पहले कभी इन चीजों की परवाह नहीं होती थी। उसे क्या हो गया है? जिस तरह से वो मुझे देख रही है, जैसे मैंने उसे धोखा दिया हो। मैं अपनी कलाई से उसका हाथ हटाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसने जोर से पकड़ा हुआ है। मैं हंसने से नहीं रोक पाता। क्या मैं वही नहीं था जिसके साथ तुम्हारा दम घुटता था? तुमने मुझसे कहा था कि मेरा तुम्हारे पीछे भागना तुम्हारे लिए एक बुरे सपने जैसा था। ये उसके ही लफ्ज थे, मेरे मरने से ठीक पहले। मुझे नहीं पता था जब तक उसने कहा नहीं। वो सारा प्यार जो मैंने उस पर लुटाया,
उसे उसे घिन आती थी। पता चला कि किसी को अपना सब कुछ दे देना उसे कीमती नहीं बनाता। उनके लिए ये सिर्फ एक बोझ था। एला ये सुनकर सुन पड़ जाती है। वो जिद करती है कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। उसे इसका कुछ भी याद नहीं है। जाहिर है, मैं जानता हूं कि मेरे सामने खड़ी एला ने ये लफ्ज कभी नहीं कहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं। मैं एक ठंडी हंसी हंसता हूं। लेकिन तुमने हमेशा मुझसे नफरत की है ना? अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती थी, तो तुम हमेशा रायन के साथ क्यों? तुमने उसे वो चीजें क्यों दी जो मेरी थी? मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया और फिर भी तुमने मेरे साथ एक नौकर जैसा बर्ताव किया। ये कहते हुए मैं कुछ आंसू निकाल लेता हूँ। सच तो ये है कि मुझे अब एला के लिए कुछ महसूस नहीं होता। जो कुछ भी मैंने झेला है उसके बाद मेरे अंदर सिर्फ नफरत बची है। मैं ये एक बार जी चुका हूँ। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं उससे दोबारा प्यार कर सकूं। लेकिन मेरे पिछले जन्म के जैक ने अपनी पूरी जिंदगी उसके प्यार के पीछे गुजार दी, इस उम्मीद में कि वो उसे थोड़ा और प्यार देगी। और आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं लगा, सिवाय एक बुरे अंजाम के। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, एक गहरा खोखला दुख मेरे अंदर भर जाता है। वो बेहिसाब दुख, इससे पहले कि मैं उसे रोक सकूं, उभर आता है। अगर मुझे ये दूसरा मौका नहीं मिला होता, मेरा वो वर्जन जिसे उसने उस टूटे फूटे अपार्टमेंट में छोड़ दिया था, वो कितना दयनीय रहा होगा। सिर्फ इस ख्याल से ही मेरी आंखों में जलन होने लगती है। एला मेरी लाल आंखों को घूरती है। वो सिर्फ इसलिए मुझे ढूंढते आई थी क्योंकि वो मुझे सोफिया के इतने करीब देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन इस बार वो मेरी आंखों में कुछ ऐसा देखती है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। असली दर्द। उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया, उसे रायन पसंद था। तो मेरा दुख उसे ऐसा क्यों महसूस करा रहा है, जैसे उसने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसकी माफी ना हो? क्या उसने सच में मुझे इतनी गहरी चोट पहुंचाई है? मुझे नहीं पता, एला धीरे से कहती है। मैं बस फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करना चाहती। अभी भी वो बहाने बना रही है। मैं अपने आंसू पोंछता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम और रायन ही तो परफेक्ट मैच हो ना? तो चाहे मैं सोफिया के साथ रहूं या लिली के, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है ना? वो कुछ और कहना चाहती है। मेरा रिएक्शन साफ तौर पर उसके अंदर एक ऐसी गिल्ट जगा चुका है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जब हम अभी भी एक दूसरे के आमने सामने हैं, रायन और ब्री पहले ही आ चुके हैं। रायन सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है, मुझे और एला को नीचे देख रहा है। वो हमें देखता है, साफ तौर पर हैरान। जहां से वो खड़ा है, हम एक दूसरे के बहुत करीब खड़े हैं और एला ने अभी भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। जैसे ही रायन आता है, एला के दिमाग में कुछ चलता है और वो जल्दी से मेरा हाथ छोड़ देती है। मैं उसका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन देखता हूं और एक कड़वी मुस्कान देता हूं। जाहिर है, मुझे सोफिया के साथ देखना उसे जरूर परेशान कर गया होगा। आखिरकार उसका एटीएम उससे दूर चला गया। लेकिन रायन हमेशा वही रहेगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। और मैं उन दोनों के बीच चीजों को उलझते हुए देखने के लिए मरा जा रहा हूं। मैं अपना सिर झुकाता हूं और कहता हूं, तो प्लीज मुझे अकेले में ढूंढने मत आना। मैं नहीं चाहता कि रायन कोई गलत मतलब निकाले। बिना किसी जवाब का इंतजार किए मैं मुड़ता हूं और सीढ़ियों से नीचे चला जाता हूं। जैसे ही मैं सीढ़ियों के नीचे पहुंचता हूं, वो नम, आंसू भरी आंखें पूरी तरह साफ हो जाती हैं। मेरे पास उस जैसी सांप के लिए रोने की कोई वजह नहीं है। वो छोटा सा नाटक ऊपर, बस मैं थोड़ा मजे ले रहा था। उसने मेरे पिछले जन्म में मुझे इतनी बुरी तरह धोखा दिया था। इस बार मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जब वो अपने सबसे बुरे दौर में होगी, मैं हमेशा उसके लिए थोड़ी सी उम्मीद छोड़ दूंगा। ये भ्रम कि मुझे अभी भी परवाह है। मुझे जाते हुए देखकर रायन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आता है। वो एला की तरफ मुड़ता है। तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या? मुझे लगा मैंने अभी उसे रोते हुए देखा। मैं वापस जा रही हूँ, एला रूखेपन से कहती है। वो इस मूड में नहीं है और उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये सब रायन को कैसी समझाए। मेरा अभी का बर्ताव एक बात साफ कर देता है, मुझे अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। ये उसकी ठंडक थी जिसने मुझे सोफिया की तरफ धकेला। शायद उसे मुझे कभी उसके और रायन के बारे में पता चलने ही नहीं देना चाहिए था। मैं मुश्किल से स्कूल से बाहर निकला ही हूँ कि मुझे सोफिया गेट पर चुपचाप खड़ी मेरा इंतजार करती हुई दिखती है। उसने अपने स्पोर्ट्स के कपड़े बदल लिए हैं और अब स्कूल यूनिफॉर्म में है। लिली उसके पास खड़ी है। वो दोनों सब्र से इंतजार कर रही हैं। जैसे ही मैं आता हूं, लिली मुझे सबसे पहले देखती है। वो सोफिया को कोहनी मारती है। तुम्हारा आदमी आ गया। उसकी आवाज सुनकर सोफिया मेरी तरफ मुड़कर देखती है। स्कूल ग्राउंड में भीड़ है
और सबकी नजरें सोफिया पर हैं। उसे कोर्ट पर देखना एक बात है, उसे यहाँ ऐसे देखना बिल्कुल अलग बात है। उसी यूनिफॉर्म में लिली न जाने कैसे थोड़ी साधारण लग रही है, लेकिन सोफिया पर वो सिंपल साफ यूनिफॉर्म बिना किसी कोशिश के कमाल की लग रही है। जब वो मुझे देखती है तो वो पास आती है और बिना कुछ कहे मेरा बैग ले लेती है। जिस तरह से वो पेश आती है, ये साफ है कि वो सच में मेरी परवाह करती है। मैं उसके पीछे भागने वाला नहीं हूं, ये दोनों तरफ से है। सोफिया को इस बात की परवाह नहीं लगती कि कोई क्या सोचता है। उसकी नजरें मुझ पर टिकती हैं। चलो पहले खाना खाते हैं। मैं हाँ में सिर हिलाता हूं। मेरा मूड एला की वजह से बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। वो मेरे ऊपर इस तरह के कंट्रोल की हकदार नहीं है। लिली मेरी तरफ मुस्कुराती है। हे देर। मैं उसे एक सपत नजर से देखता हूं, मेरी नाराजगी को भांपते हुए। लिली जल्दी से पीछे हटती है। ओके ओके, मैं पहले महानता को देख नहीं पाई। मेरा इरादा तुम्हारी बुरी लिस्ट में आने का नहीं था। मुझसे नाराज मत होना, मैं सच में सॉरी हूँ। वो उस निकनेम का इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन मैं बहस करने की जहमत नहीं उठा सकता। मैं बस सोफिया की तरफ मुड़ता हूँ और पूछता हूँ, क्या तुम दोनों दोस्त हो? मेरी आवाज में बेपरवाही की साफ झलक। सोफिया लिली की तरफ देखती है और कहती है, नहीं। हे कम ऑन। लिली तुरंत विरोध करती है। ये सब मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। तुम वो पहली इंसान थी जिसने मेरे मुंह पर कहा था कि मुझे एक बड़ी उम्र की औरत पाल रही है। मुझे ये बिल्कुल याद है। मैं गलत थी, लिली धीमी आवाज में कहती है। ये सब वो लोग हैं जो ऑनलाइन बकवास फैला रहे हैं। मैं इसकी तह तक जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि किसने इसकी शुरुआत की। मैं तुम्हारे लिए इसे ठीक कर दूंगी, मैं कसम खाती हूँ। सोफिया के परिवार की कार पहले ही आ चुकी है। सोफिया लिली को पूरी तरह अनदेखा करती है। वो कार का दरवाजा खोलती है और मुझे देखती है। अंदर बैठो। लिली सड़क के किनारे खड़ी हम दोनों को अंदर बैठते हुए देखती है। वो एक पोलाइट तरह से हाथ हिलाती है। तो मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगी, मैं पहले निकलती हूँ। फिर मिलेंगे, तुम दोनों को जिंदगी भर की। खुशियां मिलें एक घर भरे बच्चों के साथ। सूफिया एक सांस छोड़ते हुए खिड़की चढ़ा लेती है। उसे अनदेखा करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे जानते होगे। सूफिया आगे बढ़ती है और मेरे लिए मेरी सीट बेल्ट बांधती है। हम बस कभी कभी एक साथ टेनिस खेलते हैं। टेनिस का जिक्र उसके मैच की याद दिला देता है। जिस तरह से वो कोर्ट पर मूव कर रही थी, मैं खुद को रोक नहीं पाता। सूफिया, तुम वहां कमाल की थी। तुमने अकेले ही इतना स्कोर किया। तुम्हें एला का चेहरा देखना चाहिए था। सूफिया तारीफ को शांति से लेती है। वो बस इतनी अच्छी नहीं है। अगर एला नहीं होती तो वो उस मैच में आती ही नहीं। सोफिया को एला के बारे में इतनी साफ गोई से बात करते सुनकर मुझे ये काफी मजाकिया लगता है। मुझे नहीं लगा था कि उसमें किसी के बारे में इस तरह बात करने की हिम्मत है। हालांकि सच कहूं तो उसने जो भी कहा वो सच था। तुम सच में कुछ और ही हो, मैं कहता हूं। मैं सच में तुम्हें एक भी कमी नहीं ढूंढ सकता। तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं, और अब ये, आज मेरे पास बैठे हर लड़के का दिल तुम पर आ गया था। मैं उनमें से किसी को नहीं जानती। सोफिया सीधे तौर पर कहती है, जाहिर है तुम नहीं जानती। मैं बस कह रहा हूं, तुम कमाल की हो। लेकिन इस तरह मेरे स्कूल आना, मेरे इतने करीब रहना, क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहेंगे? सोफिया मुझे देखती है। वो क्या कहेंगे? अभी भी ऑनलाइन लोग कह रहे हैं कि मुझे एक बड़ी उम्र की औरत पाल रही है। स्कूल में भी लोग यही कहते हैं। मेरी रेप्यूटेशन बिल्कुल साफ नहीं है। मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है, सोफिया कहती है। मैं थोड़ा मुस्कुराता हूं। उसके चेहरे से साफ है कि उस अफवाह के बारे में पहले से पता था। उसने पिछले कुछ दिनों में एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो आज कुछ हद तक मेरे लिए खड़ी होने आई हो? ड्राइवर हमें रेस्टोरेंट ले जाता है। हम मुश्किल से बैठे ही हैं कि मेरा फोन एक मैसेज से बज उठता है। मैं इसे खोलता हूँ। ये एला का है। 2 लफ्ज, आई एम सॉरी। जैक एक पल के लिए स्क्रीन को घूरता रहता है। उसने सच में माफी मांगी। इसका मतलब वो सच में नहीं चाहती कि मैं सोफिया के करीब जाऊं। शायद ये बस इंसानी फितरत है, चाहे उसने मुझे कितना भी नीचा दिखाया हो। जैसे ही मैंने उसके पीछे भागना बंद किया और किसी और की तरफ रुख किया, वो घबरा गई। तुम्हारा क्या खाने का मन है? सोफिया पूछती है। मेरे लिए कुछ भी चलेगा, तुम पहले पसंद करो। सोफिया कुछ डिशेस ऑर्डर करती है। फिर उसे याद आता है कि जैक को तीखा खाना पसंद है और वो उसके लिए कुछ और चीजें ऐड कर देती है। वो आजकल ज्यादातर शाम को एक साथ डिनर कर रहे हैं। सोफिया अब तक उसे अच्छे से जान चुकी है। अंकल ओवेन हाल ही में वापस नहीं आए हैं। वो सच में बहुत बिजी हैं। मैं एक सांस छोड़ते हुए कहता हूं। ये टॉपिक जैक पर बोझ डालता है। अपने पिछले जन्म में
उसके पापा की कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आजकल वो अपने ग्रेड्स को ऊपर ले जाने पर फोकस कर रहा है और उसके पास अपने पापा के साथ बिताने के लिए वक्त बहुत कम है। उसके पापा हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, यहाँ तक कि जब जैक उनके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता था तब भी उनके पास वक्त की कमी ही रहती थी। लेकिन जैक का एक प्लान है। जब वक्त आएगा वो अपने पापा को उस दिन जाने से रोकने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। ये एक्सीडेंट रोकने के लिए काफी होना चाहिए। सोफिया जैक को चुपचाप चबाते हुए देखती है। उसकी आंखें टेबल पर टिकी हैं, साफ तौर पर ख्यालों में खोया हुआ। उसने नोटिस किया है कि वो कभी कभी इस तरह ख्यालों में खो जाता है। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे बताती हैं कि कुछ तो है जो वो छुपा रहा है, लेकिन अगर वो शेयर नहीं करना चाहता तो वो उसे मजबूर नहीं करेगी। एला घर वापस आती है और देखती है कि उसके पापा स्टीव वापस आ गए हैं। वही आदमी जिसने अपना पिछला कुछ वक्त जुआ खेलने में गुजारा है। वो उसके कमरे में इंतजार कर रहे हैं। जब वो उसे अंदर आते हुए देखते हैं तो उनका चेहरा ठंडा होता है। जैक के साथ आजकल कैसा चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। एला ने पूरा रास्ता जैक के बारे में अपनी फीलिंग्स को सोचते हुए गुजारा था। अब अपने पापा के सामने उसका चेहरा सख्त हो जाता है। कुछ नहीं, मैंने तुम्हें उसे जीतने के लिए कहा था, तुम अभी तक वो नहीं कर पाई। उसे देखते ही एला की आवाज सपाट हो जाती है। मुझे किसी को जीतने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? उसने मुझे पहले ही निकाल दिया है। क्या मुझे उसके पास गिड़गिड़ाता हुआ जाना चाहिए? क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? अंदर ही अंदर जैक को सोफिया के साथ देखकर उसे दुख होता है। उसका एक हिस्सा उसे वापस लाना चाहता है, लेकिन इस वक्त अपने पापा को देखकर वो शुक्रगुजार है कि वो और जैक अब एक साथ नहीं है। वो अपना जुमला मुश्किल से पूरा करती है इससे पहले कि स्टीव आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है। बेवकूफ लड़की, अगर तुम उसे वापस नहीं लाई तो अब हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मुझे दे दो। वो टेबल पर सब कुछ हार चुका है, ये उसके चेहरे पर साफ लिखा है। एला उसे घूरती है। तुमने फिर से जुआ खेला है। मेरे कामों में मत पड़ो, अपनी माँ जैसी मत बनो, घिनौनी। ऐसे ही करती रहो और मैं तुम्हें बेहोश होने तक मारूंगा। जब तुम जैक के साथ थी पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं जितना चाहता था उतना खेल सकता था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तुम्हें उस कंगाल के चक्कर में पड़ना था और अब देखो, तुमने एक सुनहरा मौका अपने हाथों से निकल जाने दिया। उसे वापस लाओ, वरना मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। स्टीव गुस्से में बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद एला अपने बिस्तर के नीचे छिपने की जगह चेक करती है। जो पैसे उसने वहां छुपाए थे वो गायब हैं। उससे वो पहले ही मिल गए हैं। अपार्टमेंट छोटा है। अपने पापा के साथ अकेले बड़ी होने के कारण उसे कभी कोई असली प्राइवेसी नहीं मिली। चीजों को छुपाने की जगह बहुत कम है। जब वो जैक के साथ थी तो वो चुपचाप उसमें से कुछ पैसे अलग रख लेती थी। जो पैसे उसने उसे दिए थे, यूनिवर्सिटी आने वाली थी, हर जगह खर्चे थे। उसका बाप किसी काम का नहीं था। उसे सिर्फ अपने आप पर भरोसा था, लेकिन फिर भी उसे वो मिल ही गया। जब तक एला वापस बाहर आती है वो जा चुका होता है। वो खाली दरवाजे को घूरती है, फिर दीवार पर जोर से लात मारती है। डिनर के बाद जैक और सोफिया रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बारिश हो रही है। ड्राइवर जैक को घर ले जाने के लिए आता है और उसके लिए छतरी पकड़ता है। जैक कार से बाहर निकलता है। सोफिया छतरी लेती है और उसे उसके दरवाजे तक छोड़ती है। ठीक है, बारिश तेज हो रही है, तुम्हें वापस जाना चाहिए, जैक उसे कहता है। सोफिया उसे नरम निगाहों से देखती है। गुड नाइट। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट है। जैक वापस उसकी तरफ देखती है। वो चमकती हुई आंखें उस पर टिकी हैं। उसे अपना चेहरा गर्म होता हुआ महसूस होता है। वो सिर हिलाता है। तुम दोनों आराम करना, कल मिलते हैं। सोफिया सिर हिलाती है, छतरी वापस लेती है और कार में बैठ जाती है। जैक उसे जाते हुए देखती है और उसे एहसास होता है कि उसके साथ रहना सच में उसे खुश करता है। कार चली जाती है। जैक बस अंदर जाने ही वाला होता है कि एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है। जैक। वो मुड़ता है। एला अंधेरे से बाहर निकलती है। उसके पास कोई छतरी नहीं है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो वहां कितनी देर से खड़ी है। वो पूरी तरह भीगी हुई है। उसे इस हालत में देखकर मैं चौंक जाता हूं। तुम यहां क्या कर रही हो? पहले वो माफी का मैसेज, अब खुद आकर सामने खड़ी है। लगता है मेरी दोपहर वाली छोटी सी परफॉर्मेंस का असर मेरी सोच से कहीं ज्यादा हुआ है। एला मेरी तरफ देखती है। मैं अभी कुछ देर पहले मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उसे देखता हूं मेरे चेहरे के भाव ठंडे हो जाते हैं। तो तुम सोफिया के साथ इतने खुश हो? हाँ मैं हूं, जैक कहता है। वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती है, कुछ लोगों की तरह नहीं।
एला ने हमेशा जैक के आसपास एक ठंडा चेहरा रखा है। उसे इस तरह देखना लगभग नरम, कुछ अजीब सा है। ये जानते हुए भी कि वो पूरी तरह से झूठी है, ये जानते हुए भी कि ये सब एक नाटक है। उसका एक ऐसा रूप देखकर जो उसने पहले कभी नहीं देखा, उसके अंदर कुछ अजीब सी संतुष्टि पैदा करता है। तुम क्या चाहती हो, एला? जैक पूछता है। एला के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। तो तुमने सच में अपना मन बना लिया है? तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है क्या? पैसे कम पड़ गए हैं? फिर से? जैक कहता है, तुम सिर्फ तभी मुझे इस तरह देखती हो जब तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं। तुम ज्यादा सोच रहे हो, एला उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। वो जाने के लिए मुड़ती है। मैं घर जा रही हूँ। वो मुड़ती है और चलने लगती है, और कुछ ही पलों में जैक उसे जमीन पर गिरते हुए देखता है। जैक आंटी चैन को बुलाता है। वो जल्दी से आती हैं और जमीन पर पड़ी आकृति को घूरती हैं, साफ तौर पर घबराई हुई। क्या ये मिस एला नहीं है? इन्हें क्या हुआ? पता नहीं। वो बेहोश हो गई। आंटी चन एला के ऊपर छतरी पकड़ती हैं और उसके माथे पर हाथ रखती हैं। ये तो आग की तरह टप रही है, जरूर बुखार होगा। हम क्या करें? क्या हम इनकी देखभाल करने वाले हैं? इसे अंदर ले आओ, जैक कहता है। डॉक्टर को बुलाओ। क्या मैं इन्हें इनके पुराने कमरे में लिटा दूं? आंटी चन हिचकिचाते हुए पूछती हैं। क्या कोई कमरा नहीं था जहां अंकल स्टीव पहले रहते थे? इसे अभी के लिए वहां लिटा दो। जो कमरा जैक उसे देता था, वो उसके अपने हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सजा था। अब उसे वो कमरा देना पैसे की बर्बादी होगी। जिस तरह से हालात हैं, स्टाफ क्वार्टर्स उसके लिए काफी से ज्यादा हैं। आंटी चैन एला को स्टाफ रूम में शिफ्ट करती हैं। फिर वो डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर कंफर्म करता है कि ये बस बुखार है, कुछ सीरियस नहीं। वो उसे आराम करने देते हैं। जैक खिड़की के पास खड़ा आंगन की तरफ देख रहा है। आज रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। वो नहा चुका है, लेकिन नींद नहीं आ रही। सोफिया का एक मैसेज उसके फोन पर चमकता है। मैं घर पहुंच गई। जैक रिप्लाई करता है, अभी नहाकर निकला हूं। तो आराम करो। गुड गुड नाइट। जैक अपना फोन रख देता है और सो जाता है। अगली सुबह जैक नीचे आता है तो देखता है कि आंटी चैन ने नाश्ता पहले ही तैयार कर दिया है। वो बैठता है और पूछता है, एला कैसी है? वो सुबह के करीब उठी है और सबसे पहले निकल गई। जैक चौंक कर ऊपर देखता है। सच में? मुझे लगा वो अभी तक यहीं होगी। मैंने उनसे कहा था कि आपके उठने तक इंतजार करें, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। वो लड़की, मैं कभी नहीं समझ पाती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सच कहूं तो सेम, जैक कहता है। उसे समझना नामुमकिन है। आंटी चैन या तो प्यार से भीगती हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मिस सोफिया आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर है। छोटे मालिक, कृपया आगे से एला से दूरी बनाकर रखें। उन्हें डर है कि वो फिर से पहले की तरह प्यार में पागल बेवकूफ ना बन जाए। जैक हंसता है। रिलैक्स। कल रात मैंने सिर्फ इसलिए परवाह की क्योंकि वो मेरे दरवाजे पर बेहोश हो गई थी। मैं उस अपशगुन का बोझ अपने जमीर पर नहीं लेना चाहता था। आंटी चंद राहत की सांस लेती हुई मुस्कुराती हैं। गुड। जब से जैक ने प्यार में पागल बेवकूफ बनना बंद किया है, उन्होंने पहले की तरह चिंता करना बंद कर दिया है। बिगड़ा हुआ छोटे मालिक सच में बड़ा हो गया है। जब तक जैक स्कूल पहुंचता है, एला पहले ही घर जा चुकी होती है, कपड़े बदलकर, और वापस आ चुकी होती है। जब वो जैक को अंदर आते देखती है, तो वो अपना सर नीचे रखती है और कुछ नहीं कहती। वो वापस अपने पहले वाले ठंडे रूप में आ चुकी है। जैक सोचता है कि उसमें सच में बहुत हिम्मत है। उसने कल रात लगभग उसकी जान बचाई थी, और वो एक शुक्रिया तक नहीं बोल सकती। वो अपनी सीट पर बैठता है और उसे वापस इग्नोर करता है। क्या वो सच में सोचती है कि वो अभी भी वही पुराना पिछलग्गू है? जब क्लास खत्म होती है, रायन आता है। वो और एला एक साथ स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग के लिए निकलते हैं। रायन चलते हुए एला को देखता है। क्या तुम आज बेहतर महसूस कर रही हो? एला उसे देखती है। मैं ठीक हूँ। कल का मैच हारना सच में कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन कल एला को जैक के साथ देखना रायन के दिमाग पर बोझ बना हुआ है। एला कुछ नहीं कहती। कल उसके पापा द्वारा पैसे लेने के बाद से उसका मूड बहुत खराब है। रायन देखता है कि वो बात नहीं कर रही है और एक सांस लेता है। एला, अगर तुम जैक के साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। मैं सच में करता हूँ। तुम ज्यादा सोच रही हो, एला रायन को सीधे देखते हुए कहती है। मेरे दिल में जैक के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं उसके साथ वापस नहीं जा रही हूँ। मैं बस उसे सोफिया के साथ ऐसे चलते हुए नहीं देख सकती जैसे सब ठीक हो। मैं नहीं चाहती कि वो इतनी आसानी से बच निकले। रायन सर हिलाता है। गुड एला, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एला एक छोटा सा सर हिलाती है।
फिर वो अपने पापा के बारे में सोचती है, जो जैक के परिवार से पैसे ऐंठने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो इसका हिस्सा बनेगी। स्टीव की कोई हद नहीं है। वो हमेशा से जानती है कि वो उसे अपना हथियार नहीं बनने देगी। इसलिए आज सुबह जैसे ही उसे होश आया, वो जैक के घर से निकल आई थी। वो उससे आगे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। आने वाले दिनों में एला अपना सारा वक्त रायन के साथ बिताती है। वो जैक के आसपास मंडराना पूरी तरह बंद कर देती है। जैक उन पर एक सेकंड का भी ध्यान नहीं देता। वो हर दिन अपनी क्लासेस पर फोकस करता है। अपने फ्री टाइम में वो प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स देखता है और टाई खरीदता है। अभी कीमतें कम हैं, बाद में वो आसमान छुएंगी। एक दोपहर जैक हमेशा से थोड़ा लेट स्कूल से निकलता है। वो कुछ होमवर्क पूरा करने के लिए रुक गया था। जब तक वो बाहर निकलता है, स्कूल का गेट लगभग खाली हो चुका है। छोटे मालिक जैक। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, कोई उसे पुकारता है। वो ऊपर देखता है और स्टीव को देखता है। अंकल स्टीव, जैक कहता है, यहाँ एला से मिलने आए हैं? स्टीव मुझे देखता है। हाँ, बस उसका हालचाल लेने आया था। वो सड़ी हुई लड़की, मैं आजकल उसे काफी सुना रहा हूँ। ये उसकी खुद की गलती है। उसे उस रायन लड़के के पीछे ही जाना था। उसे इस बात की कोई समझ नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है। उस पर इतनी सख्ती मत करो, स्टीव कहता है। मैं गुस्से में नहीं हूँ, जैक जवाब देता है। जैक स्टीव बिखरे हुए हुलिये को देखता है और थोड़ा सा भौं से कोड़ लेता है। तभी एला और रायन स्कूल से बाहर आते हैं। जैक और स्टीव को एक साथ देखकर एला खुद को रोक नहीं पाती। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पिछली बार स्टीव ने उसके पैसे लिए थे, वो कई दिनों के लिए गायब हो गया था। अब वो वापस आ गया है, जिसका मतलब है कि वो फिर से कंगाल हो गया है। स्टीव उसे एक नापसंदीदा नजर से देखता है। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, दफा हो जाओ। एला अपनी तीखी नजर जैक पर डालती है। और तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? क्या क्या तुम सच में उसका दामाद बनना चाहते हो? पहले जाकर शीशे में अपनी शक्ल देखो, निकलो यहां से। वो बिना रुके जैक पर बरसने लगती है। जैक पहले से ही जानता है कि वो उसके साथ कभी अच्छे से पेश नहीं आई है, लेकिन फिर भी उसकी बातों का असर उसे चौंका देता है। वो उसे घूरती है। ये औरत हर एक बार उसे संभालने में कुछ सेकंड्स लग जाते हैं। तुम खुद को ज्यादा ही समझती हो। कौन तुम्हारे साथ कुछ भी रखना चाहेगा? वो पलटकर जवाब देता है और चला जाता है। स्टीव उसके पीछे आवाज लगाता है। फिक्र मत करो दामाद, मैं एला को 2 दिन में तुम्हारे पास भेजूंगा। जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं इस लड़की को ठीक कर दूंगा। वो जैक के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन एला उसके सामने आ जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। स्टीव देखता है, वो उसे घूरता है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? तुम खुद तो कोशिश करोगी नहीं और अब तुम मुझे भी रोक रही हो। आखिरकार वो हमारे पास यहीं था और तुमने उसे भगा दिया। क्या तुम कुछ ठीक नहीं कर सकती? जैक पहले ही कार में है। वो खिड़की से देखता है जब एला स्टीव को रोकती है। उसका चेहरा कसा हुआ है। मेरे स्कूल आना बंद करो, मैं जब चाहूंगा आऊंगा, स्टीव चिल्लाता है। पैसे कहाँ हैं? तुम्हें नहीं पता? पैसे कैसे कमाते हैं? मेरे पास नहीं है, एला कहती है। तुमने पिछली बार सब ले लिए थे, वो मेरी यूनिवर्सिटी का फंड था, तो तुम उसके बारे में क्या कर रहे हो? इस सवाल ने स्टीव को गुस्सा दिला दिया। जब एला ने जैक को अपनी उंगलियों पर नचा रखा था, उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो अपना हर दिन रायन के साथ बिता रही थी, क्योंकि जैक को भी इससे कोई परेशानी नहीं लगती थी। लेकिन अब हालात अलग हैं। जैक ने रायन की वजह से एला से नाता तोड़ लिया है। स्टीव अब इस बात को नजरअंदाज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मेरी प्रॉब्लम है हैंडल करने के लिए, एला कहती है। घर जाओ, मुझे अपनी शिफ्ट पर जाना है। एक शिफ्ट, एक शिफ्ट, स्टीव अपने हाथ हवा में उछालता है। बस यही पता है तुम्हें, वो बेकार सी जॉब तुम्हें महीने में कितने पैसे देती है? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जैक को वापस जीतो। देखो तुमने अभी क्या किया, तुमने उसे भगा दिया। तो क्या हुआ अगर मैं उसे पसंद नहीं करती? ये मेरा हक है। तुम? स्टीव अपना हाथ उठाता है, फिर याद आता है कि वो एक स्कूल के सामने है। हम इसे घर पर निपटेंगे। पैसे अभी। अगर तुमने मुझे कुछ नहीं दिए तो मैं खुद जैक के पास जाऊंगा। जाओ पैसे लाओ, सुना तुमने? तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, पत्थर दिल। एला का चेहरा बिल्कुल ठंडा है। तुम जियो या मरो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। वो बस स्टॉप पर बस में चढ़ती है और रायन का इंतजार नहीं करती। स्टीव उसे गुस्से में जाते हुए देखता है। वो अपने हाथ में कुछ 100 के नोटों को देखता है। उसकी वो बेटी काबू से बाहर होती जा रही है। रायन एला के साथ बाहर आया था, लेकिन ये सब होते देख वो पीछे ही रुक गया। उसने दूर से देखा, बीच में आने की हिम्मत नहीं की। जब वो दोनों चले जाते हैं तभी वो बाहर आता है। वो स्टीव को सिर्फ एक ड्राइवर के रूप में जानता था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो एला के पापा हैं।
और ये बात कि वो यहाँ आकर पैसे मांग रहे थे जब एला के पास कुछ नहीं बचा है, ये हजम करना बहुत मुश्किल है। उसे लगा था कि बीच में आने से चीजें और उलझ जाएंगी और शर्मिंदगी होगी। इसलिए वो पीछे ही रुका और इसका इंतजार किया। जैक काफी देर तक कार में बैठा रहता है और आखिरकार ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। वो उस तरीके के बारे में सोचता है जिस तरह एला ने अभी उस पे बरसी और उसे लगभग हंसी आ जाती है। मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है, और फिर भी उसे चिंता है कि मैं सच में उससे शादी कर लूंगा, सिर्फ इसीलिए कि उसके पापा ने कुछ अच्छी बातें कह दी। जैक घर पहुंचता है। आंटी चैन उसे देखकर खुश होती हैं। वेलकम बैक यंग मास्टर। जैक धीरे से म कहता है। किसने आपको परेशान किया? आंटी चैन पूछती हैं। वो उसका मूड तुरंत भांप लेती हैं। कुछ नहीं, बस एक पनौती इंसान। जब सोफिया यहाँ आए तो उसे सीधा स्टडी में भेज देना। सोफिया आजकल हमेशा से थोड़ा लेट आ रही है। जैक को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या रोक रहा है। वो मुश्किल से ऊपर गया ही होता है कि सोफिया आ जाती है। छोटे मालिक आज थोड़े अजीब लग रहे हैं। सोफिया भौहें सिकोड़ती है। क्या हुआ? आंटी चैन सिर हिलाती हैं। उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जरूर इसका कुछ एला से लेना देना होगा। वही एक है जो उन्हें इस तरह चुप करा देती है। सोफिया ऊपर जाती है और स्टडी का दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि जैक अपने कंप्यूटर पर इस साल का सबसे पॉपुलर हॉलिडे कॉमेडी स्केच देख रहा है। वो ध्यान से देख रहा है और सच में हंस रहा है। सोफिया पास आती है और उसके बगल में खाली सीट पर बैठ जाती है। जैक उसकी तरफ देखता है। तुम आ गई। सोफिया उसकी आंखों में देखती है। थोड़ा फंस गई थी। तुम आजकल बिजी भी हो। वो पहले रोज जल्दी आती थी, हमेशा जैक से पहले स्कूल खत्म करके। लेकिन आजकल लगता है कुछ उसकी जिंदगी में ज्यादा वक्त ले रहा है। इस बात का जिक्र आने पर सोफिया सिर हिलाती है। लेकिन इससे हमारे सेशंस पर असर नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा आने के लिए वक्त निकालूंगी और तुम्हारे ग्रेड्स हाल ही में काफी सुधर रहे हैं। जैक उसकी तरफ देखता है। तुम ग्रेजुएशन के बाद कैपिटल में पढ़ने का प्लान बना रही हो, है ना? ये सवाल सोफिया को चौंका देता है। सच तो ये है कि उसकी फैमिली काफी समय से उस पर जाने का दबाव डाल रही है, लेकिन वो रुकी रही। वो उसकी तरफ देखती है। तुम्हें क्या पता चला? जैक हल्का सा मुस्कुराता है। क्योंकि मैं ये सब एक बार जी चुका हूं, लेकिन ये सब कॉलेज एग्जाम्स के बाद हुआ था। ये बातें मैंने उसे नहीं बताई हैं उस वक्त। उसे कभी छोड़ने का ख्याल नहीं आया था। एला ने एक लोकल स्कूल चुना था, इसीलिए वो भी रुक गया था। सच तो ये है कि उस जन्म में एला के मार्क्स टॉप 2 में आने लायक थे, लेकिन उसने यंगविल में रुकने का फैसला किया। जैक को कभी समझ नहीं आया क्यों। शायद वो इस जगह को छोड़ने का दुख नहीं सह पाती। शायद वो रायन को छोड़ने का दुख नहीं सह पाती। उसने उससे कभी कुछ नहीं छुपाया। लेकिन उसने उसे कभी कुछ नहीं बताया। और फिर उसके पापा की उसी दौरान मौत हो गई, जिससे सब कुछ और बुरा हो गया। मैं जाऊंगी, सोफिया कहती है, लेकिन शायद एग्जाम्स खत्म होने के बाद। क्या तुम्हें लगता है मेरे ग्रेड्स मुझे कैपिटल के किसी स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं? सोफिया मेरी तरफ देखती है और सिर हिलाती है। हाँ, अगर तुम सच में चाहते हो तो तुम वहां पहुंच सकते हो। जाक अपने कंप्यूटर पर वीडियो बंद करता है और अंगाई लेता है। तो फिर यही गोल है। सोफिया थोड़ी हैरानी से आंखें झपकाती है। तुम कैपिटल जाना चाहते हो? मैं बस इसमें अपना सब कुछ देना चाहता हूं, जैक कहता है। एक दूसरा मौका मिला है, क्यों ना ऊंचा लक्ष्य रखूं? अगर तुम सपने देखने की हिम्मत भी नहीं करते, तो दुनिया की कोई भी किस्मत इसे तुम्हारी झोली में नहीं डालेगी। सोफिया उसे देखती है। उसकी आंखों में वो जानी पहचानी आत्मविश्वास वापस आ गया है। बेहतर महसूस कर रहे हो? एला ने मुझे परेशान कर दिया था, जैक मानता है, और उसे जल्दी से स्कूल गेट पर क्या हुआ उसका एक छोटा सा समरी देता है। क्या ये बकवास नहीं है? मैंने उसे शादी करने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं उसे जबरदस्ती ऑल्टर तक ले जाऊंगा, और फिर वो मुझ पर इस तरह बरसी। यकीन नहीं होता। यूजे पसंद है, ठीक है, कोई उसके लिए मरा नहीं जा रहा। ये मेरी ही गलती है। मैं पहले अंधा था। मैंने उसे एहसास दिलाया कि वो इतनी मायने रखती है। सोफिया उसे देखती है और धीरे से कहती है, हमारा जैक सबसे अच्छा है, उस जैसी के लिए तो बहुत ही अच्छा। जैक ये शब्द सुनता है और उसकी तरफ देखता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो उसे एक शांत सच्चाई के साथ सीधे देख रही है। इससे पहले कि वो खुद को रोक पाए, उसका चेहरा गर्म हो जाता है। बाप रे! उसे लगा था कि उसका दिल उसके पिछले जन्म में कहीं मर चुका है, लेकिन जब सोफिया उससे इस तरह बात करती है, तो उसके अंदर कुछ बेहद शर्मीला सा जाग उठता है। खुद को संभालने में उसे काफी वक्त लगता है।
क्या तुम सबसे ऐसे ही बात करती हो? नहीं, सोफिया कहती है, मैं ऐसी बातें कैजुअली नहीं कहती। तो इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए अलग हूं? इस बात पर सोफिया थोड़ी सख्त हो जाती है। वो नजर चुरा लेती है और एक बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन बना लेती है। मैंने अंकल ओवेन से वादा किया था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। जैसे ही वो उसके पापा का जिक्र करती है, जैक थोड़ा निराश हो जाता है। वो सच में अपनी भलाई के लिए कुछ ज्यादा ही आज्ञाकारी है। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें फ्यूचर में किसी और के साथ रहने को कहे तो क्या तुम वो भी मान लोगी? सोफिया मुड़कर जैक को देखती है। उसका एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल है। ये देखकर कि सवाल कहीं गहराई में लगा है, जैक बात टाल देता है। भूल जाओ, मैं बस मजाक कर रहा था। इसे इतना सीरियसली मत लो। तुम मुझे ऐसा फील कराती हो जैसे मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। जैक को लगता है कि शायद सोफिया के दिल में उसके लिए सच में कोई फीलिंग्स नहीं है। सोफिया, क्या कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? ये सवाल सुनकर सोफिया थोड़ी हैरान होती है और पलकें झपकती है। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस उत्सुकता है, जैक कहता है। मेरे पापा के साथ तुम्हारा अरेंजमेंट तुम्हारा मामला है, लेकिन चीजों के बारे में तुम्हारी अपनी फीलिंग्स जरूर होंगी। अगर कोई है जिसे तुम सच में पसंद करती हो, तो खुद को रुकने के लिए मजबूर मत करना। सोफिया बोलने से पहले जैक को काफी देर तक देखती है। हम आजकल हर दिन एक साथ बिता रहे हैं। क्या तुम मुझसे थक रहे हो? उसकी आंखों में दर्द की एक झलक है। जैक खड़ा होता है। मैं घर जा रहा हूँ। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तुम्हें दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा था। हे सोफिया, कम ऑन, ऐसे मत करो। लेकिन वो पहले ही चुकी होती है। आंटी चैन उसे सीढ़ियों से नीचे आते देखती हैं। मिस सोफिया, मैं निकल रही हूँ, सोफिया कहती है। उसका चेहरा कसा हुआ है। जरूर, अपना ध्यान रखना, आंटी चैन जवाब देती हैं। जैक नीचे आता है तो देखता है कि सोफिया पहले ही जा चुकी है। आंटी चैन उसे देखती हैं। क्या हुआ? वो फिर से परेशान है। जैक बड़बड़ाता है। मैं बस बातचीत कर रहा था। वो हर बात का बुरा कैसे मान जाती है? वो बहुत सेंसिटिव है। जैसे ही जैक उसके पीछे जाने लगता है, आंटी चैन उसे रोकती हैं। प्रॉपर्टी कंपनी के लोगों ने कहा था कि वो थोड़ी देर में आएंगे। जैक को याद आता है कि वो कुछ प्रॉपर्टी डील्स के बीच में है। वो खुद को रोकता है और पहले काम निपटाने के लिए रुकता है। जब एला अपनी शिफ्ट के बाद घर पहुंचती है, स्टीव अभी भी वहीं है। किसी और वक्त वो अब तक जा चुका होता, लेकिन वो खाली हाथ वापस आया है। पैसे के लिए अपार्टमेंट छान मारा और कुछ नहीं मिला, और अब वहां बैठकर सिगरेट पी रहा है। जब वो एला को अंदर आते हुए देखता है, तो स्टीव कहता है, सारी रात काम किया और घर क्या लाई? कुछ चिल्लर। अगर तुम मुझे महीने के 1000 भी देती हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। फिर भी जैक जो दे सकता था उसके मुकाबले ये एक नाखून के बराबर भी नहीं है। मैं जो भी कमाती हूँ खुद कमाती हूँ, एला कहती है। और मेहनत से तुम्हें क्या मिलता है? तुम पूरी जिंदगी में वो नहीं कमा सकती जो जैक तुम्हें दे दिया करता था। सिर्फ इसलिए कि तुम मेहनत करती हो, इसलिए खुद पर इतना गुरूर मत करो। ये दुनिया पैसे और कनेक्शन से चलती है और किसी चीज से नहीं। याद है जब तुम जैक के घर रहती थी, तब हमारी जिंदगी कैसी थी? अब हमें देखो। मैं ये नहीं करूंगी, एला कहती है। और क्या तुम्हें स्कैमर का थप्पा हगने और एक दिन पकड़े जाने का डर नहीं है? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। बस मुझे अपने साथ मत डुबाओ। एला उसकी तरफ घूमती है। तुम फैमिली, मनी और स्टेटस की बात करते हो, तो एक बाप होने के नाते तुमने उसे बनाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? स्टीव चौंक कर हकलाता है। फिर वो खुद को संभालता है। मेरी किस्मत खराब थी, ठीक है? और तुम्हारी माँ एक बेकार औरत जो हमेशा बीमार रहती है, उसी ने मुझे नीचे गिराया। इसीलिए मैंने तुम्हें जैक की तरफ धकेला। रायन के पास क्या है देने के लिए? तुम उससे शादी करोगी और अपनी पूरी जिंदगी तंगी में गुजार दोगी। जैक की फैमिली अमीर है और वो लड़का तुम्हारे पीछे पागल था। तुम्हारा थोड़ा सा प्यार और वो तुम्हारी मुट्ठी में होता। मैं उसे पसंद नहीं करती, एला कहती है। और मैं किसी ऐसे के साथ नहीं रहूंगी जिसे मैं पसंद नहीं करती। पसंद करती हो? किसी को पसंद करने की क्या कीमत है? मैं तुमसे प्यार में पड़ने को नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे उसके पैसे लेने को कह रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है? मैं ये नहीं करूंगी। जब वो जैक के बारे में सोचती है, तो वो जानती है कि वो कभी एक ही दुनिया में रहने के लिए नहीं बने थे। वो बस उसके साथ उस रास्ते पर चलने से इनकार करती है। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि जब वो आसपास था तब जिंदगी आसान थी। लेकिन अपने पापा को इस तरह शेखी बघाड़ते देखकर उसे घिन आती है। उन्होंने उसकी माँ को दूर कर दिया। उन्होंने पूरी जिंदगी उसके साथ बुरा बर्ताव किया, और अब वो उसकी कामयाबी का फायदा उठाना चाहते हैं। वो सिर्फ जुआ खेलते हैं।
ऐसा आदमी किसी चीज का हकदार नहीं है। स्टीव नाक सिकोड़ता है। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी ये शक्ल नहीं दी होती तो क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी तरफ देखता भी? और हाँ, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं, लेकिन मेरे भी अपने जमाने में बुरे नहीं थे। ओवन में कोई खास बात नहीं है। उस वक्त उसके टेस्ट स्कोर्स मेरे जितने अच्छे भी नहीं थे। वो जहां है वहां सिर्फ इसलिए पहुंचा क्योंकि उसकी फैमिली के पास पैसे थे। एला का चेहरा पत्थर जैसा ठंडा हो जाता है। वो सीधे अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। स्टीव काफी देर तक बाहर खड़ा बकबक करता रहता है। एला टिश्यू पेपर गोल करके अपने कानों में डाल लेती है। अगली सुबह स्कूल में जैक एला को अंदर आते हुए देखता है। उसके चेहरे पर एक साफ निशान है। जैक घूरता है। उसे क्या हुआ? क्या किसी ने उसे मारा? वो कल स्टीव के साथ हुए झगड़े के बारे में सोचता है। क्या उसने सच में घर जाने पर उसे पीटा? एला अपनी सीट पर बैठती है। जो भी उसे देखता है शांत हो जाता है। रायन ही उसे देखता है। चोट देखकर वो साफ तौर पर चौंक जाता है। एला बिना कुछ कहे बैठ जाती है। जैक उसे देखता है। ये खच्चर जैसी जिद्दी, हमेशा बदकिस्मत लड़की। वो खुद को रोक नहीं पाता। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें मारा? एला मुड़कर जैक को देखती है। उसका चेहरा ठंडा है। क्या तुम फिर से मेरी मदद करना चाहते हो? ठीक है, तुम मुझे कुछ मिलियन दे दो। उन्होंने जुए में कर्ज का पहाड़ खड़ा कर लिया है। तुमसे कुछ मिलियन और मैं तुम्हें डेट करूंगी। कैसा रहेगा? जब वो बोलती है तो उसकी आंखों में मजाक होता है, जैसे वो मेरी बेवकूफी का मजाक उड़ा रही हो। उस तरह की नजर है जो आपका खून खौला देती है। मैं तो बस एक सीधा सा सवाल पूछ रहा था, जैक कहता है। और तुम सीधे मिलियंस और ऊपर से मुझे डेट करने पर पहुंच गई? ये कैसा लॉजिक है? तो फिर मेरे मामलों से दूर रहो। एला अपना सिर नीचे करके दूसरी तरफ देखती है। सच तो ये है कि उसके पापा ने उसे नहीं मारा था। कर्ज वसूलने वाले आज सुबह जल्दी उसके घर स्टीव को ढूंढते हुए आए थे और एला बीच में फंस गई। उन्होंने उसे पैसे का इंतजाम करने की चेतावनी दी। जब वो जैक के घर रहती थी तब ऐसी कोई बात उस तक नहीं पहुंचती थी। उसके पापा की तब एक ठीक ठाक सैलरी थी और जैक के पैसे आते रहते थे। यहां तक कि जब स्टीव उससे पैसे लेता था तब भी वो उसे पूरी तरह से कंगाल नहीं करता था। वो जानबूझकर खुलकर पैसे खर्च करती थी। वो पैसे इसीलिए फ्रीली खर्च करती है क्योंकि वो अपने सारे पैसे अपने बाप को नहीं देना चाहती। उन दिनों के मुकाबले अब जो जिंदगी वो जी रही है वो एक तबाही है। लेकिन वो दोबारा जैक के करीब आने से इनकार करती है। अगर उसने वही किया जो स्टीव चाहता था, जैक को लटका कर रखना, उसे लूटना, उसे डर है कि वो आखिर में अपने पापा जैसी बन जाएगी। जैक एला बहुत गर्माजोशी भरे एक्सप्रेशन के साथ देखता है। असल में मुझे तुम्हारी परवाह है। परवाह शब्द एला को चौंका देता है। वो उसे देखती है। जैक की मुस्कान घूमती है। मुझे परवाह है कि तुम कैसा कर रही हो। जैसे ही मैं सुनता हूं कि तुम्हारे साथ चीजें बुरी चल रही हैं, मुझे पूरी तरह से तसल्ली मिलती है। वो गर्माजोशी भरा सच्चा एक्सप्रेशन, सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाले शब्द बोल रहा है। अगली बार जब तुम्हारे पापा तुम्हारे पीछे आए, जैक आगे कहता है, मुझे बताना, मैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहां होना पसंद करूंगा। एला अपनी टेक्स्ट बुक बाहर खींचती है। उसका एक्सप्रेशन कातिलाना है। अपनी हद पार करने के बाद वो आखिरकार भड़क उठती है। तुम्हें सच में नहीं लगता कि सोफिया के साथ रहने से तुम्हें खुशी मिलेगी, है ना? वो हर मायने में तुम्हारी औकात से बाहर है। उस जैसी किसी का तुम जैसे किसी के करीब आना, उसके पीछे जरूर कोई मकसद होगा। जैक अपना जबड़ा कसता है। मेरे और सोफिया के बीच जो भी है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जैक रायन की तरफ देखता है, जो वहां बैठकर ध्यान से कुछ लिख रहा है। आमतौर पर वो अब तक एला का हालचाल लेने भागकर आ चुका होता, लेकिन आज उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं है। वो बस पढ़ाई पर फोकस कर रहा है, एला कहती है। सही है, जैक कहता है। और कल जब तुम्हारे पापा आए थे तब भी वो इस मामले से बिल्कुल बाहर था। एला, मुझे मत बताना कि पहले मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूं और फिर वो भी। रायन हमेशा से तेज रहा है। वो कभी भी खुद को ऐसी किसी चीज में नहीं पड़ने देता जो उसे नुकसान पहुंचा सके। एला के पास भले ही सब कुछ अच्छा हो, लेकिन रायन को उसके जुआ खेलने वाले बाप के बारे में जरूर काफी शक होंगे। पिछले जन्म में उनकी लव स्टोरी के काम आने की वजह ये थी, जैक का परिवार चुपचाप उन दोनों का बोझ उठा रहा था। उस वक्त एला के पास अपने पापा को संभालने के लिए अनलिमिटेड फंड्स थे। अब जब जैक ने रिश्ते तोड़ लिए हैं, एला की जिंदगी की दरारें दिखने लगी हैं। उस दूसरी जिंदगी में एला के साथ ऐसी कोई चीज कभी नहीं हुई होती। जैक ने किसी भी चीज के होने से पहले सब कुछ संभाल लिया होता। अब जैक की बातों से एला को समझ नहीं आता कि वो कहाँ देखे। जैसा जैक ने सोचा था, रायन क्लास के बाद उसे ढूंढने नहीं आता। वो बिजी लगता है। ब्री आती है और एला को एक नजर देखती है।
हे, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ क्या? वो एक मॉडल स्टूडेंट है। इस तरह की चीज उसके नेचर से अलग लगती है। एला बस कहती है, कुछ नहीं। ब्री जैक को देखती है, फिर वापस एला को। क्या हमें इसकी किसी को रिपोर्ट करनी चाहिए? क्या तुम्हें मदद चाहिए? नहीं। जैक ब्री को एला के आगे पीछे घूमते देखता है और जोर से सोचता है, रायन इतना बिजी क्यों है? ब्री रायन को पीछे देखती है और मुझे बताती है, रायन उस स्पीच पर काम कर रहा है जो टीचर ने दी थी। क्यों? मैं बेपरवाही से कहता हूं, बिजी है फिर। इस बीच एला यहाँ चोटिल बैठी है और उसने एक नजर देखा तक नहीं है। ब्री भड़क जाती है। ये उन दोनों के बीच की बात है। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तुम्हारा इससे क्या मतलब? रायन को किसी से भी ज्यादा एला की फिक्र है। वो उसके लिए सबसे डिवोटेड इंसान है। वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का प्लान भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम ये कर पाओगे। तुम्हारी फैमिली के पास चाहे कितना भी पैसा हो, तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अपनी जगह नहीं खरीद सकते। जैसे ही ब्री बात करती है, रायन पास में बैठा सुन रहा है, बेतहाशा। ये दुआ कर रहा है कि काश वो उसके मुंह पर हाथ रख पाता। वो इतनी कोशिश कर रहा था कि किसी को ना दिखे, और ब्री को बक बक करते हुए सुनता है, जो सारा ध्यान वापस उस पे खींच लाती है। मैं एला की तरफ मुड़ता हूं। तुम किस स्कूल में अप्लाई करने का प्लान बना रही हो? पिछले जन्म में एला और रायन दोनों यंगविल यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन जैक हमेशा उत्सुक रहा है। एला ने उस पे समझौता क्यों किया, जबकि वो उस वक्त टॉप 2 में जा सकती थी? उसने मान लिया था कि ये रायन की वजह से है। एला उसे देखती है। तुम क्यों जानना चाहते हो? बस उत्सुकता है। जैक एक मुस्कान के साथ कहता है, मैंने सोचा अगर मुझे पता हो कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो तो शायद मैं भी वहीं अप्लाई करूंगा। सबका एक ही स्कूल में होना अच्छा रहेगा, है ना? और मुझे पहली बार देखने को मिलेगा कि क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। क्या तुम सीरियस हो? ब्री बीच में बोलती है, तुम्हारे ग्रेड्स उनके आसपास भी नहीं है। तुम्हें सच में लगता है तुम उनकी बराबरी कर सकते हो? हाँ, तुमने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, लेकिन तुम हमारी क्लास के टॉप 10 में भी नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम उन्हीं के स्कूल में एडमिशन ले पाओगे? एला भी इस बात से सहमत लगती है। वो उसे लगभग रुखीपन से देखती है। हम टॉप 2 के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर कर सको तो साथ आना। एला सच में टॉप 2 में एडमिशन लेना चाहती है। कैपिटल में जाने का मतलब है स्टीव से बच निकलना, उसकी परेशानियों को खत्म करना और शायद अपनी माँ को ढूंढना। इसलिए यंगविल यूनिवर्सिटी की तो बात ही नहीं उठती। जैक सच में हैरान होकर कहता है, मैं यंगविल से क्यों समझौता करूंगा? एला कहती है, वो शायद तुम्हारी सीलिंग हो सकती है, मेरी नहीं। ठीक है फिर, जैक मुस्कुराते हुए कहता है, टॉप 2 ही सही मेरे लिए भी। ब्री को ये मजाकिया लगता है, लेकिन वो कुछ और कहने से रुक जाती है। उसे डर है कि वो कहीं हद से आगे न निकल जाए और सच में जैक को गुस्सा न दिला दे। वो वापस रायन के बगल में बैठने चली जाती है। जैक कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। वो फुसफुसाती है। उसने कहा कि वो टॉप 2 में जाना चाहता है। उसे सच में नहीं लगता कि उसके ग्रेड्स इतने अच्छे हैं, है ना? रायन ऊपर जैक को देखता है। उसने एक बार उम्मीद की थी कि जैक वापस एला के लिए अपनी फीलिंग्स में फंस जाएगा, लेकिन सोफिया के आने से ये बात अब नामुमकिन लगने लगी है। उसकी नजरें जैक पर टिकी लगी हैं। वो ब्री की तरफ मुड़ता है। मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि जैक को अभी भी एला के लिए फीलिंग्स हैं? हाय, तो ये अच्छा होगा। अगर जैक अभी भी एला को पसंद करता तो कम से कम स्टीव स्कूल आकर तमाशा करना बंद कर देता और एला के पास वापस पैसे आ जाते। ब्री उसकी बात सुनती है और अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। अगर उसने एला के पास वापस जाने के बारे में सोचा भी तो मैं उसे फाड़ दूंगी। रायन ब्री को देखता है। एक ऐसा दोस्त होना जो हर बार बात का मतलब ही नहीं समझता, सच में थका देने वाला है। उस दोपहर रायन और एला अपनी मीटिंग के लिए निकलते हैं। जब वो अकेले होते हैं, रायन उसकी तरफ मुड़ता है। वो चोट क्या हुआ? क्या तुम्हारे पापा ने किया? नहीं, एला कहती है। कुछ लोग मेरे पापा को ढूंढते हुए आए थे। थोड़ी बहस हुई। पैसे? रायन ने कल काफी कुछ देख लिया था इसे समझने के लिए। एला सर हिलाती है। हाँ। रायन उसे देखती है और एक सांस लेता है। हिम्मत जुटाता है वो कहने के लिए जो उसके दिमाग में चल रहा था। एला, ये ऐसे नहीं चल सकता। क्या तुमने जैक के पास मदद के लिए जाने का सोचा है? कैसी मदद? एला उसे हैरानी से देखती है। क्या तुम उससे पहले पढ़ाती नहीं थी? शायद तुम वापस वही करना शुरू कर सकती हो। मैं मानती हूँ, हम पहले उसके साथ अच्छे नहीं थे, लेकिन वो अभी भी एक अमीर लड़का है। हमें उसके साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए। उसे शायद एक और ट्यूटर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, एला दृढ़ता से कहती है। मैं वो नहीं चाहती। जैक उसे पहले ही निकाल चुका था। वो भीख मांगने नहीं जाएगी। वो भले ही कंगाल हो, लेकिन उसमें अभी भी गुरूर है।
इसमें क्या बुराई है? रायन कहता है। तुम बस पैसे के लिए उसे पढ़ाओगी। तुम उस कैफे की जॉब से ज्यादा कमाओगी और तुम्हारे पास अपने पापा की प्रॉब्लम से निपटने का रास्ता होगा। रायन का एला को जैक की तरफ धकेलना एला को कुछ अजीब लग रहा है। तुम सच में इस बात से ठीक होगी कि मैं उसे पढ़ाऊं? रायन मुस्कुराता है। मैं क्यों परेशान होऊंगा? तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और जैक के लिए तुम्हारे पर पैसे खर्च करना शायद उसके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होगा। स्कूल में सब जानते हैं कि वो अब सोफिया के करीब है, एला कहती है। अगर मैं अब उसके पास वापस जाती हूँ तो ये कैसा लगेगा? मैं पैसे के लिए वो चीजें नहीं करूंगी जो मैं नहीं करना चाहती। रायन आगे कहता है। सोफिया को देर सवेर अफवाह के बारे में पता चल ही जाएगा। जब उसे पता चलेगा, वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगी। तुम बस एक दोस्त के नाते उससे मिलोगी। ये बिल्कुल आम बात है। और सच कहो, तुम उसे सोफिया के साथ बर्बाद होते नहीं देखना चाहती, है ना? एला चुप रहती है। वो इस बात पर सहमत जरूर है। सोफिया हर मायने में बेहद शानदार है, लेकिन ये एक तयशुदा रिश्ता है। सोफिया शायद सच में जैक की परवाह नहीं करती। उसकी चुप्पी देखकर रायन ध्यान से आगे बढ़ता है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि इस बारे में बात कैसे करनी है, तो मैं खुद जाकर जैक से बात करूंगा। मैं उसे कहूंगा कि वो तुम्हें वापस अपनी ट्यूटर रख ले। मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये कर सकता हूँ। एला, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें हाई स्कूल पूरा करना है। तुम्हारे पापा के साथ जो हालात हैं, मुझे यकीन नहीं है कि तुम ग्रेजुएशन तक भी पहुंच पाओगी। एला रायन को देखती है, लेकिन उसे इस बारे में अभी भी बेचैनी महसूस होती है। उसे अपने अंदर गुस्से जैसा कुछ उबलता हुआ महसूस होता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जैक के बिना जिंदा नहीं रह सकती? मेरा वो मतलब नहीं था, रायन कहता है। जैक सिर्फ मेरा रिएक्शन देखने के लिए ऐसा बर्ताव कर रहा है, लेकिन मैं उसके सामने झुकने नहीं वाली। और मेरे पापा की इस हालत में अगर मैं जैक के पास जाऊं और उसे इसमें घसीटूं तो मैं कैसी इंसान कहलाऊंगी? बिना किसी जवाब का इंतजार किए एला सीधे मीटिंग रूम में चली जाती है। उस दोपहर पीई क्लास के बाद जैक ग्रुप से अलग हो जाता है और एक पेड़ की छांव में आराम करता है। रायन टहलता हुआ उसके पास आता है। तुम अकेले क्यों हो? वो एक अच्छे इरादे वाले लहजे में पूछता है। जैक ऊपर देखता है। एक नजर में उसे पता चल जाता है कि रायन को कुछ चाहिए। क्या तुम्हें लगता है मेरे यहां और भी दोस्त हैं? रायन और एला के साथ हुए झगड़े के बाद से कोई और उसके करीब आने को तैयार नहीं हुआ। उसमें उनके जैसा आकर्षण नहीं है। वो दोनों लोकप्रिय हैं, जहां भी जाते हैं पसंद किए जाते हैं। लेकिन जैक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे इस तरह से बाहर किए जाने की सच में परवाह होती, तो वो अब तक पागल हो चुका होता। रायन जैक के बगल में बैठता है और उसके साफ तौर पर महंगे एथलेटिक वेयर को देखता है। वो सोचता है कि जैक के पास सच में पैसे हैं। हे जैक, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? बोलो, जैक कहता है। रायन एक सांस लेता है। क्या तुम एला को वापस अपने ट्यूटर के रूप में रखने को तैयार होगे? जैक चुपचाप थोड़ा दूर खिसक जाता है। क्यों? एला आजकल बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। तुम्हें पता है ना उसके पापा के साथ क्या चल रहा है? मुझे पता है, जैक कहता है। इसका मुझसे क्या लेना देना? बस उसकी मदद कर दो, रायन बड़ी सच्ची नीयत दिखाते हुए कहता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसके लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे। तुम्हारे पास पैसों की तो कोई कमी है नहीं। मैं वादा करता हूँ वो ट्यूटरिंग को सीरियसली लेगी। मैं भी तुम्हें पढ़ाने में मदद करूंगा। तुम्हारे ग्रेड्स बढ़ जाएंगे और फिर हम सब एक ही स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। क्या जैक में सच में वहां पहुंचने का टैलेंट है, ये दूसरी बात है, लेकिन एक बार एला के एग्जाम्स खत्म हो जाएं, वो आजाद हो जाएगी और ये सब उसकी परेशानी नहीं रहेगी। जैक चुपचाप रायन को देखता है। रायन बेचैनी से थोड़ा हिलता है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं? जैक कहता है। तुम और एला एक साथ खुश हो और अब तुम यहां मुझसे कह रहे हो कि मैं उसे अपना ट्यूटर रख लूं। तुम्हें लगता है मैं बस उसे सैलरी दूंगा और पहले की तरह बेवकूफ बनकर तुम दोनों का खर्चा उठाता रहूंगा। रायन अपने होंठ दबाता है और जैक की नजरों से नजरें मिलाता है। ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी रकम भी नहीं है। तुमने उसके बर्थडे पर एक बार में लाखों खर्च कर दिए थे। ये तो तुम्हारे लिए जेब खर्च है। मैं अपना एक एक पैसा किसी गरीब पहाड़ी गांव में स्कूल बनाने के लिए दान कर दूंगा, लेकिन एला को एक कौड़ी नहीं दूंगा। मैंने उस पर पैसे खर्च करना बंद कर दिया है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जैक ये कहकर रायन को देखता है। वो हैरान है कि रायन सच में उससे ये पूछने आया। इसके लिए काफी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। क्या उससे सच में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? रायन बोलता है, अगर तुम्हारी उससे इतनी नफरत करने की वजह मैं और एला है,